Yeah, now the class is going to be recorded, and in this class, I have to tell you about what that is the next age, that is the Caroline age. Caroline, Caroline age. It covers the period from 1625 से लेके 1649 तक। 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कैरोलिन एज के नाम से जानते हैं। कैरोलिन एज में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहला चीज की जो कैरोलिन एज रहा है, इस एज में जो किंग थे, चार्ल्स फर्स्ट वाज द किंग ऑफ, चार्ल्स फर्स्ट रूल्ड ओवर इंग्लैंड, रूल्ड ओवर इंग्लैंड, ENGLAND, रूल्ड ओवर इंग्लैंड, इंग्लैंड इन दिस एज। इस एज में जो आपको ध्यान में रखना है, जो रूलिंग करने वाले आदमी है उनका क्या नाम है? उनका नाम है चार्ल्स फर्स्ट। दूसरा चीज की इस एज में कुछ घटनाएं होती हैं जो जानना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहली घटना होती है कि दैट इज द सेकेंड पॉइंट, थिएटर वाज बैंड, बैन इन 1642। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सा पूछा जा चुका है कि किस सन में थिएटर को बैन किया गया था? तो थिएटर वाज बैंड इन 1642। उसके पीछे रीजन ये था कि थिएटर ही एक ऐसी जगह थी जहां पे वो मनोरंजन का साधन था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट आर नेशन गेदर्ड देयर। वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो राजा को डर था कि कहीं जनता मेरे खिलाफ ना हो जाए, रिवोल्ट मेरे खिलाफ ना कर दे। तो उन्होंने क्या किया था? थिएटर को बैन लगा दिया गया। थिएटर पे बैन लगाने का मतलब आज के समय में धारा 144 लागू करने जैसा होता है। जैसे धारा 144 लागू कर दी गई तो दो लोग से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तीन लोग से ज्यादा, जो भी उसका वो हो। द सेम थिंग वी फाइंड हियर। तो थिएटर वाज बैंड इन 1642, और थिएटर को बैन करने के पीछे क्या था? राजा को डर था कि कहीं जनता मेरे खिलाफ ना खड़ी हो जाए। तीसरा पॉइंट मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि थिएटर वाज रीओपेंड। यहीं पे ही मैं लिख दे रहा हूँ, थिएटर वाज रीओपेंड, OPENED इन 1660। थिएटर को 1642 में बैन किया गया, थिएटर रीओपन होता है। और कब रीओपन होता? 1660 ईस्वी में। तो अगर आप 42 से काउंट करेंगे तो यू विल कम टू नो कि 42 8 50 10 60, लगभग 18 साल जो है क्या था, थिएटर पे बैन था। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान में रखना है कि थिएटर को बैन कब किया गया, थिएटर को रीओपन कब किया गया। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि यह बैनिंग कितने साल तक के लिए था? 18 ईयर्स का था, 18 साल तक थिएटर पे बैन रखा गया। इफ एनीवन आस्क यू व्हाई द थिएटर वाज बैंड, बिकॉज दैट वाज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ, एक तरह से डिलाइट, प्लेजर, द पीपल जस्ट गेदर्ड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ समवन, या जो भी उसका होता था। तो देयर वाज अ फियर इन द माइंड ऑफ द king ki if the people of the state are gathered in a large mass, there is the possibility that they can revolt against me. This is why theater was banned. थिएटर को बैन करने का यह एक बड़ा रीजन था। फिर चौथा पॉइंट आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि यह नहीं, चर्च का भी प्रभाव। तो सबसे बड़ा चीज ये था कि एक पॉलिटिक्स थी, और उस पॉलिटिक्स के तहत जो है किंग को ही सबसे ज्यादा फियर था। बाकी चर्च को लेकर के जब बात आती है तो वहां पर
प्यूरिटन एज था, और प्यूरिटन एज ने ये बात किया, प्यूरिटन जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बताया कि जो ड्रामा है उन ड्रामा में ऑब्स्सिनिटी है, उन ड्रामा में लस्ट और पैशन की बातें आ रही हैं। ड्रामा कहीं से इस तरह का नहीं रह गया है जो किसी की जो है प्यूरिटी ऑफ सोल को, या दैट इज गोइंग टू अपलिफ्ट द मोरालिटी। तो एक हिस्सा का एक रीजन रिलीजन तो था, वह भी एक पॉइंट था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा पॉइंट यही था कि वह क्या था कि कहीं जनता मेरे खिलाफ ना हो जाए, चूंकि एक सिविल वार स्टार्ट हो चुका था। तो वह एक पॉइंट देखने को मिलता है। तो एक और, हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना है कि इन 1642 सिविल वार स्टार्टेड बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। किंग और पार्लियामेंट के बीच में 1642 ईस्वी में सिविल वार की शुरुआत होती। इन 1642 सिविल वार स्टार्टेड बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। किंग और पार्लियामेंट के बीच में सिविल वार की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, और यह बाद में इसका जो रिजल्ट आता है वह बहुत बुरा होता है। और हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर फिफ्थ, इन 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट was assassinated, assassinated, assassinated का मतलब ही वॉज मर्डर्ड। तो 1649 ईस्वी में राजा की हत्या हो जाती है, और जब ये सिविल वार हमें देखने को मिलता है, देन वी कम टू नो कि इन 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज एसासिनेटेड। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हो जाती है। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद जो है, जो सिक्स पॉइंट है, ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल took the whole England in his hand, the whole England in his hand, with the help of English people, with the help of इंग्लिश पीपल। मतलब इंग्लिश पीपल ने राजा की हत्या करके, राजा को गद्दी से हटा करके किसको अपना नेता चुना? ओलिवर क्रॉमवेल को। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, took the took the whole England with the help of English people, took the whole England with the help of English people in his power, या उसी चीज को मैंने लिखवाया रहूंगा कि टुक द पावर ऑफ होल इंग्लैंड विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश पीपल, या टुक द होल इंग्लैंड इन हिज हैंड विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश पीपल। और ये घटना कब की है? 1649 की है। और ये चीज जो है आप देखेंगे कि ओलिवर क्रामवेल का जो समय था, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट, ओलिवर क्रामवेल रूल्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1649 टू 1658। 1649 से लेकर 1658 ईस्वी तक का उनका अपना रूलिंग रहा है, और 49 से लेकर 58 तक जो इनका रहा है, इसमें आप देखेंगे कि यह एक अलग ढंग का उनका अपना चीजें थी। तो जिसमें ओलिवर क्रामवेल रूल्ड ओवर इंग्लैंड
फ्रॉम 1649 टू 1658। ओलिवर क्रामवेल ने इंग्लैंड पे रूल किया 1649 से लेके 1658 तक। उसके बाद जो आते हैं रिचर्ड क्रामवेल। 1658 में ओलिवर क्रामवेल की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद कौन आते हैं? रिचर्ड क्रामवेल। और जो रिचर्ड क्रामवेल है ये कब से कब तक रहते हैं? 1658 से 1660। फ्रॉम 1658 टू 1660। सो यू विल कम टू नो विद दीज पॉइंट्स की रिचर्ड क्रामवेल, ओलिवर क्रामवेल, किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या। और जब किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है 1649 में, तो चार्ल्स सेकेंड लेफ्ट इंग्लैंड, गॉट शेल्टर इन फ्रांस, गॉट शेल्टर इन फ्रांस आफ्टर द मर्डरिंग ऑफ आफ्टर द ब्रूटल मर्डर आफ्टर द ब्रूटल after the brutal murder, murder, after the brutal murder of चार्ल्स फर्स्ट। ये चीज ध्यान में रखिएगा, चार्ल्स फर्स्ट के ब्रूटल मर्डर जो कि घटना कब हुई थी? इन 1649, 1649 में हुई थी। 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होती है तो उस समय चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड को छोड़ करके फ्रांस में शरण लेते हैं। और फ्रांस से उनकी वापसी 1660 को, फ्रांस से इंग्लैंड को दोबारा वो 1660 ईस्वी को आते हैं। तो 1649 से लेकर 1660 ईस्वी के बीच में राजसत्ता राजाओं के हाथ में नहीं रहती है, बल्कि जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर थे, जो प्रजातंत्र के सपोर्टर थे, दे टुक द पावर ऑफ इंग्लैंड इन देयर हैंड्स। उनमें से दो नाम आता है, वन इज ओलिवर क्रामवेल एंड सेकेंड इज रिचर्ड क्रामवेल। एक का नाम ओलिवर क्रामवेल है, दूसरे का नाम रिचर्ड क्रामवेल है। आई थिंक यू गॉट इट। उसके बाद एक और चीज ध्यान में रखनी है, चार्ल्स सेकेंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड in 1660 after the death of Richard Cromwell. After the death of Richard Cromwell. After the death of Richard Cromwell. इसका मतलब अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो पूरी कहानी पढ़ रहे हैं वो 1625 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी तक की बात चल रही है। कब से कब तक की बात चली? 1625 से 1660। और जो 1625 से 1649 ईस्वी तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? कैरोलिनेज, CAROLINE, कैरोलिनेज। 1649 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक के पीरियड को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसमें दो नाम अभी मैंने आपको बताया, कॉमनवेल्थ पीरियड। एक नाम है रिचर्ड क्रामवेल और दूसरा नाम है ओलिवर क्रामवेल, या एक नाम है ओलिवर क्रामवेल, दूसरा नाम है रिचर्ड क्रामवेल। तो आप देखेंगे 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक का पीरियड कैरोलिन एज, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट रूल करते हैं। दूसरा एज है आपका कॉमनवेल्थ पीरियड, इसमें जो है दो लोग रूल करते हैं जिनका नाम था
ओलिवर क्रॉमवेल और रिचर्ड क्रॉमवेल। सो पूरी जब भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो दो एजेस को लेके चल रहे हैं, और ये दोनों एज जो है एक नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन, इन दोनों को मिला करके MILTON। तब ये कब से कब तक हो जाएगा? 1625 से 1660। मेरे ख्याल से अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि व्हाट हैपेंड, प्यूरिटन एज का क्या इंपॉर्टेंस है, एज ऑफ मिल्टन क्या है, और इन दोनों को क्या नाम दिया गया या क्या कहा गया है, और इसमें क्या क्या चीजें रही है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि कुछ डेट ऐसी है या इस एज में कुछ ज्यादा ही डेट आई हुई है, कुछ नाम आए हुए हैं। चार्ल्स फर्स्ट है, ओलिवर क्रामवेल है, रिचर्ड क्रामवेल है, चार्ल्स सेकेंड है। 1642 की घटना है, 1649 की घटना है, 1660 की घटना है। फिर उसके अलावा जो है ओलिवर क्रामवेल का क्या टाइम है, रिचर्ड क्रामवेल का क्या टाइम है, चार्ल्स फर्स्ट का क्या टाइम है। सो मेनी एजेस यू विल, मतलब सो मेनी डेट्स यू विल फाइंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो 1643 में हुई है। प्रेस वाज सेंसरशिप्ड, CENSORSHIPED। प्रेस पर सेंसरशिप मतलब कैंची चलाना, मतलब प्रेस पर भी बैन कर दिया गया था। प्रेस पर जब बैन किया गया था तो उस बैनिंग के पीछे एक रीजन ये था कि लोग खुल करके राजा के खिलाफ ना लिखें। तो एक तरह से जो है प्रेस प्रेस पे भी बैन किया गया। जब प्रेस पे बैन किया गया तो यह जो है एक बहुत बड़ी जो चीज मानी गई, और ये कहा गया खासकर इसके खिलाफ जॉन मिल्टन उठते हैं, और उन्होंने काफी रिएक्ट किया, काफी विरोध किया। और जॉन मिल्टन ने कहा कि नहीं, प्रेस की आजादी पर आप बैन नहीं लगा सकते, प्रेस को स्वतंत्र ही रखना है। तो इस तरह से प्रेस की पर जो प्रतिबंध लगाया गया, लोग उसके खिलाफ खड़े हुए, खुल करके उन्होंने कहा। उसमें एक नाम जो है जॉन मिल्टन का था, क्योंकि मिल्टन इस एज में काम करना शुरू कर दिए थे, इसीलिए इस एज को मिल्टन के नाम से जाना जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक और डेट है 1644। मिल्टन रोट अ बुक, एरियोपैजिटिका, टीका अगेंस्ट द सेंसरशिप ऑफ प्रेस, सेंसरशिप ऑफ प्रेस। मिल्टन ने एरियोपैजिटिका नाम का एक किताब लिखा या प्रोज वर्क था, और इसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को सपोर्ट किया, काफी हद तक सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से बाद में प्रेस को स्वतंत्रता मिली और बैन हटा लिया गया। तो ये इसमें बड़ा योगदान किसका रहा था? जॉन मिल्टन का रहा था। ये बात कब की है? 1644 ईस्वी की है। तो यू विल कम टू नो या यू विल सी कि यह भी एक बड़ी चीज होती है। तो आज की क्लास में हमने जो बात किया है, केवल डेट्स को लेकर के बात की है कि इस एज में क्या क्या डेट्स रही है। अब आपको ये करना है कि इस पूरे एज में आपको किसको किसको पढ़ना है। लिटरेरी फिगर्स आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जिनको जिनको पढ़ना है हम उसको कल शुरू करेंगे। लिटरेरी फिगर्स, FIGURES। लिटरेरी फिगर्स में कैवालियर पोएट्स, CAVALIER, कैवालियर पोएट्स। दूसरा आपको पढ़ना होगा जॉन मिल्टन, जो बड़े राइटर है, शेक्सपियर के इक्वल है। लिटरेरी फिगर्स में कैवालियर पोएट्स पढ़ना है, जॉन मिल्टन पढ़ना है, जॉन बनियान पढ़ना है। जॉन बनियान, ये तीन बड़े, बाकी कुछ माइनर भी हो सकते हैं।
लेकिन इन इन तीनों राइटर को हमें क्या करना है, लेके चलना है, या हमें बात करनी है। दूसरा चीज की, इसके अलावा जो है एक और नाम आप लिख लीजिए, चौथा रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन। बस इतना ही जो है हम लोगों को पढ़ना, या इतने पे हमें बात करनी है। रॉबर्ट बर्टन, ऑल दीज थिंग्स। सो जस्ट एंडिंग दिस सेशन, आई थिंक कि ज्यादातर लोगों को जो है समझ में आ गया है। मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, या हो सकता है आपकी दूसरी क्लास केडी सर की भी क्लास हो, तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोगों को ड्रॉप करना चाहिए। और सुबह में जो हम बात करेंगे वो रोमियो और जूलियट को लेकर के बात करेंगे। सुबह के सेशन में हम शेक्सपियर कल से लेना शुरू करेंगे। कुछ प्लेज उनके रह गए हैं तो भी कंप्लीट करना जरूरी है। और शाम को हिस्ट्री चलेगा। शाम को जिन टॉपिक पे बात करना वो अभी मैंने तुरंत लिखवा भी दिया हुआ है। अब अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन आस्क। या एक एक करके, पूनम जी पहले पूछ रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ, 1600 नहीं, 1625 to 1660। पूनम जी आप मुझे 1625 to 1660। आप पूनम जी मुझे एक चीज ये बताइए, मिल्टन का जन्म कब हुआ? 1608 ईस्वी में। तो क्या मिल्टन जब पैदा होने से पहले ही मान लिया जाएगा उनका ये चलना शुरू हो गया था? और फिर और फिर जब मिल्टन पैदा हुए, क्या उसी दिन से लिखना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए? खाएंगे पिएंगे बड़े होंगे समझेंगे कुछ करेंगे तभी तो आगे जाकर काम करेंगे। तो जब जब से वो काम करना शुरू करते हैं लॉजिकली, तब से माना जाना चाहिए। ये जब आप हिस्ट्री की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं पर इस तरह की चीजें मिलेंगी, शायद इसी वजह से आप ये बात कह रही मुझसे जो। यू गॉट इट, लेकिन बट दैट डिवीजन इज नॉट करेक्ट। उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाई आर यू सेइंग वहां से, तब तो एलिजाबेथन एज तो 1603 से था। तो 1603 फिर कहाँ पे चला जाएगा? वो एलिजाबेथन एज में आएगा या एज ऑफ मिल्टन में आएगा? भाई मिल्टन के जब पैदा हो रहे 1608 ईस्वी में, तो कहाँ से हो जाएगा? और फिर 1608 में पैदा होते ही करेंगे नहीं। उनका पहला जो काम हुआ 1621 में आया हुआ है। आप पूछने के बाद म्यूट कर लीजिए। उनका जो पहली पोयम इंपॉर्टेंट है वो 1621 में ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी आया हुआ है। तो 1621 में ही उनका शुरुआत होता है। और वह पार्टिकुलर चीज दो एजेस को मिला करके, कैरोलिन एज को और कैरोलिन एज के साथ जो है एक दूसरा एज कॉमनवेल्थ पीरियड, इन दोनों पीरियड को मिला करके उसको प्यूरिटन एज का नाम दिया गया है। अब अगर उसको कोई राउंड फिगर में मान के चले अपनी सुविधा के लिए 1600 ईस्वी से, तो वह बहुत ज्यादा नहीं लॉजिकल कहा जा सकता। इस तरह की चीजें आपको कई जगहों पे ऐसे मिलेगी, रोमांटिक एज में भी ऐसी चीज देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ हाँ हाँ, ये चीज था। सरफराज जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को प्यूरिटन एज क्यों कहते हैं? सबसे पहला चीज की जो प्यूरिटन है उसका जो रिलेशनशिप है वह रिफॉर्मेशन नाम के मूवमेंट से रहा है। रिनेशा के साथ साथ एक और मूवमेंट चला हुआ था, वह रिफॉर्मेशन था। और रिफॉर्मेशन में जो था वह रिलीजन से जुड़ा था, और उसमें प्यूरिटी ऑफ हार्ट और सोल की बात की गई थी। ये कहा गया था कि देयर शुड बी द अपलिफ्टमेंट ऑफ
द माइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मोरालिटी गुडनेस एंड वर्च्यू। यह जो एज है प्यूरिटन एज, इस प्यूरिटन एज में जो है गुडनेस को लेकर, मोरालिटी को लेकर, वर्च्यू के लेकर, और जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है, जो धार्मिक सिद्धांत है, उसको लेके बहुत ज्यादा बात होती है। अगर प्यूरिटन मूवमेंट ना होता तो शायद जॉन मिल्टन की क्रिएशन में रिलीजन या बाइबल का इतना इम्पोर्टेंस ना होता कि पैराडाइज लास्ट आ पाता, पैराडाइज रिगेन्ड आ पाता, या ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी आ पाता, या जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आ पाता। जितने भी मास्टरपीस और बड़े काम रहे उन सब में रिलीजन रहा है, और वह रिलीजन ऐसा नहीं रहा कि उसमें मिस इंटरप्रिटेशन रहा है, बल्कि उस रिलीजन में ये बताने की कोशिश की गई है कि हाउ यू कैन प्योर योर सेल्फ, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ सोल, गुडनेस, वर्च्यू, एंड द अपलिफ्टिंग ऑफ मोरालिटी, अपलिफ्टिंग ऑफ योर सोल, उनको लेकर के बात कही गई है। और यह एक पूरा मूवमेंट था जो कहाँ से जुड़ा हुआ है, रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। और रिफॉर्मेशन का वह मूवमेंट हमें जो है अपने पीक पर नजर आता है इस समय, इस वजह से इसको हम प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं। जी सरफराज जी। हेलो। हाँ। व्हाट वाज द रीजन ऑफ सिविल वार? व्हेन वी टॉक अबाउट की सिविल वार, तो सिविल वार में दो पॉइंट था, एक तो ऑटोक्रेसी, दूसरा डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में जो राजतंत्र था वह इतना हावी, क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो है कुछ हद तक जेम्स फर्स्ट ने स्वीकार किया, मतलब ठीक ठाक चलाया, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट के समय डिक्टेटरशिप दोबारा होने लगी थी। और जो पीपल थे जो है, वे लोग जो है खासकर इंग्लिश पीपल, दे वर नॉट बिलीविंग इन देयर किंग, स्पेशली कि किंग इज रूलिंग, और किंग का जो डिक्टेटरशिप है, मोनोपोली है, ये सब चीजें कहीं से भी इंग्लिश पीपल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और इंग्लिश पीपल के नेचर में डेमोक्रेसी का स्पिरिट नजर आने लगा था। दिस इज वाई दे जस्ट स्टूड अगेंस्ट द किंग। और उसमें काफी हद तक काम किसने किया? प्यूरिटन मूवमेंट ने भी किया। प्यूरिटन मूवमेंट को भी जो है इसके लिए एक जिम्मेदार पॉइंट ठहराया जाएगा कि इस मूवमेंट ने भी जो है क्या किया, लोगों को प्रोवोक किया कि जो किंग है अगेंस्ट रिलीजन है, नॉट अ गुड किंग एट ऑल, उन्होंने कैथोलिक को सपोर्ट किया है, प्रोटेस्टेंट को बिल्कुल उस तरह से किनारे लगा रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें थी, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट था। और दूसरा पॉइंट आपका जो है ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी थी। ये सारे फैक्टर्स ने सिविल वार को तैयार किया है, सिविल वार को जो है होने का कारण बने ये सब चीजें रही। और किसी का कोई क्वेश्चन है कि मुझे फिनिश करना चाहिए? ठीक है, ओके ओके। वन बाई वन, वन बाई वन, हाँ। जी पहले कृष्णा, पहले कृष्णा जी, कृष्णा जी पहले जी। जी कृष्ण। हाँ, उसमें कुछ आपको नहीं करना है। जो रिफॉर्मेशन और जो प्यूरिटन मूवमेंट है, आपको ये समझना है कि ये दोनों मूवमेंट एक ही है। और जब एज ऑफ मिल्टन आता है तो उसी रिफॉर्मेशन को हम प्यूरिटन के नाम से जाने जाते हैं। और उस प्यूरिटन का क्या था कि दोनों रिलीजियस मूवमेंट रहा है, और रिलीजियस मूवमेंट होने की वजह से वे प्यूरिटी ऑफ हार्ट और सोल की बात करते हैं कि हमारा हार्ट और सोल प्योर होना चाहिए, बहुत मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। We should believe in God, we should believe in virtue, we should believe in goodness, we should uplift our soul, then there should be morality in our life, in our character। इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। जी जी सोनाली मैडम, आप कुछ कह रही? ठीक है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम बाइंडिंग द सेशन। किसी की कोई और क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आई एम बाइंडिंग द सेशन। ओके।